Hello friends, welcome back to session 4 of our chapter Supply and Elasticity of Supply. आज के सेशन में हम जो टॉपिक कवर करेंगे द टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जिसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बोलेंगे. तो लेट्स सी क्या है इसमें. मीनिंग लॉ ऑफ सप्लाई टेल्स अस ओनली अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज. तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है? सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, ये बताता है, डायरेक्शन बताता है कि सप्लाई प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ता है और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा. तो क्या बता रहा है हमें? सिर्फ डायरेक्शन. बट हमें डायरेक्शन के साथ एक और चीज चाहिए, दैट इज मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी कितना बढ़ेगा. प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, गुड, बट कितना बढ़ेगा? तो ये कितना बढ़ेगा का जवाब हमें कौन देगा? हमें देगा उसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं. लॉ ऑफ सप्लाई टेल्स अस ओनली अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस. कि प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज होगा या क्या चेंज होगा ये बताता है. अकॉर्डिंग टू इट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी. यानी प्राइस और कमोडिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई. बट द लॉ रिमेन्स साइलेंट. पर लॉ का लिमिटेशन क्या है? लॉ क्या नहीं बता पा रहा है? बट द लॉ रिमेन्स साइलेंट ओवर द डिग्री ऑफ चेंज. कि कितना चेंज आएगा. चेंज आएगा, क्या डायरेक्शन में आएगा वो लॉ बता दिया, बट कितना चेंज आएगा ये लॉ नहीं बता पा रहा. इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आंसर्स दिस क्वेश्चन. तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो अपने को सीखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके मदद से हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितना परसेंटेज चेंजेस आएगा. Elasticity of supply can thus be defined as a measure of degree of responsiveness of supply to the change in price. तो देखो क्या है इसका definition. What is elasticity of supply? Elasticity of supply can thus be defined. इसको कैसे define कर सकते हैं? As a measure of degree of responsiveness of supply to the change in price. यानी चेंज इन प्राइस का जो रिस्पॉन्सिवनेस है सप्लाई में, वो कितना डिग्री से रिस्पॉन्ड करेगा, कितना ज्यादा या कितना कम रिस्पॉन्ड करेगा, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक. अब यहाँ डायग्राम में हम क्या देख सकते हैं कि मान लो हमारा पहले ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट था डीडी. ठीक है, सप्लाई था हमारा एसएस. ठीक है, तो उस समय जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो ये था और क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड वाज दिस. पर जब प्राइस में चेंज आएगा, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? प्राइस में चेंज आने के कारण सप्लाई भी चेंज हो रहा है. तो इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं? फिगर 5.10 द इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम डी टू डी1 हैज कॉज्ड द प्राइस टू राइज फ्रॉम ओपी टू ओपी1. यानी पहले प्राइस ये था जब मेरा डिमांड इतना था, बट क्योंकि डिमांड बढ़ के यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड विद इन द गिवन सप्लाई, क्योंकि सप्लाई तो मेरा चेंज नहीं हुआ है, विद इन द गिवन सप्लाई मेरा डिमांड बढ़ गया, तो ड्यू टू चेंज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड द प्राइस हैज रीजन टू P1. ठीक है, तो पहले प्राइस कितना था? P, क्योंकि डिमांड मेरा था डी. अब डिमांड बढ़ के डी1 हो गया, तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ के P1 हो गया. यानी ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड प्राइस हैज रीजन. ठीक है. Note that despite of this large increase in price, the extension of supply is only small. बोला भले प्राइस इतना ज्यादा राइज हो गया हो, बट सप्लाई में ज्यादा चेंजेस नहीं आया. सप्लाई पहले Q था, अभी सिर्फ Q1 हुआ है. So there is a huge increase in price, but the supply has increased very little. That is Q1. Here the supply is price inelastic. तो यहाँ पर देख के क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस इतना बढ़ने के बाद भी सप्लाई में जब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, तो इससे ये समझ में आता है कि जो सप्लाई है वो इन इलास्टिक है. प्राइस इलास्टिसिटी क्या है सप्लाई का? इट इज प्राइस इन इलास्टिक. यानी आप कितना भी प्राइस बढ़ा दो, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है.
आप सप्लाई को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, ये ग्राफ क्या बता रहा है। इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि मेरा पहले डिमांड कर्व एज यूजुअल डी था, डिमांड कर्व बढ़ के D1 हो गया। तो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड प्राइस हैज रीजन, प्राइस राइज हुआ है, बहुत ज्यादा राइज नहीं हुआ है, थोड़ा सा राइज हुआ, बट प्राइस के थोड़ा सा राइज होते ही सप्लाई देखो कितना ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो सब इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिक। तो अब दोनों ग्राफ में ध्यान दें तो ऊपर वाला ग्राफ में जो सप्लाई का कर्व था वो थोड़ा सा स्टीप ऐसा था, और यहाँ पर जो है वो ऐसा है, फ्लैट है। तो जितना ज्यादा फ्लैट होगा ना मेरा सप्लाई का ग्राफ या सप्लाई कर्व, जितना ज्यादा फ्लैट होगा यानी इलास्टिसिटी उतना ज्यादा है, और जितना स्टीप होगा इलास्टिसिटी उतना कम। ठीक है, तो सप्लाई को अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे इस प्राइस में इतना सप्लाई हो रहा था, इस प्राइस में इतना सप्लाई हो रहा है, तो ज्यादा सप्लाई में फर्क नहीं पड़ा है ना, इस प्राइस में इतना ही सप्लाई हो रहा है। तो सप्लाई हैज नॉट इंक्रीज मच, क्यों, क्योंकि मैंने ग्राफ को फ्लैट कर स्टीप कर दिया। तो स्टीप जितना होगा, स्टीप यानी स्ट्रेट लाइन जैसा ऐसा, और फ्लैट यानी ऐसा, तो जितना फ्लैट होगा इलास्टिसिटी उतना ज्यादा होगा, स्टीप जितना होगा इलास्टिसिटी उतना कम होगा। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि प्राइस इलास्टिक कैसे होगा, प्राइस इन इलास्टिक कैसे होगा। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ने से सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इट इज प्राइस इलास्टिक, प्राइस बढ़ने से अगर सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है तो इट इज प्राइस इन इलास्टिक। अब आता है क्वेश्चन कि इसको मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। तो दो मेथड से हम लोग सीखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला है परसेंटेज मेथड, एग्जैक्टली वैसा ही मेथड है जैसा हमने डिमांड में यूज किया था, और दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड। तो पहले सीखते हैं परसेंटेज मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, elasticity of supply is measured as the ratio of percentage of change in quantity supplied एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी सिंपल सा जो हम लोग का डिमांड था बिल्कुल वैसा ही। डिमांड में क्या था, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस था। वो किस में था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। यहाँ क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है तो न्यूमरेटर में हल्का सा चेंज आया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बदले आ गया क्वांटिटी सप्लाई, बस यही एक हल्का सा चेंज हुआ है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला देखो, वही वाला फॉर्मूला होगा, क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ये वाला फॉर्मूला में हम लोग नहीं जाते, हम लोग सिंपल रखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। यहाँ क्वांटिटी का जब मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी सप्लाई। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। तो ये वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है इसलिए आई एम इग्नोरिंग इट। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से यूज करेंगे जैसा हमने डिमांड में यूज किया। क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ ES इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दिस वन। डेल्टा S इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जो मैंने यहाँ पे लिखा है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। S इज ओरिजिनल सप्लाई, तो ये क्वांटिटी सप्लाई जो मैंने लिखा है ये ओरिजिनल सप्लाई हो गया। डेल्टा P इज चेंज इन प्राइस, दिस वन, एंड P इज ओरिजिनल प्राइस, दिस वन। ठीक है, अब आता है कि इसका रिजल्ट हमें बताएगा क्या। So if the percentage change in price is greater than the percentage change in quantity supplied, यानी अगर प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस is greater than the percentage change in quantity supplied, यानी क्वांटिटी सप्लाइड से ज्यादा चेंज प्राइस में। ठीक है, सप्लाई इज सेड टू बी प्राइस इन इलास्टिक, यानी
इसका मतलब जो इलास्टिसिटी आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट विल बी लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब हो गया इट इज प्राइस इन इलास्टिक, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1। and if percentage change in quantities supplied is greater than the percentage change in the price, supply is said to be price elastic। तो बोलेंगे supply क्या है, price elastic है। The numerical value of elasticity of supply will be greater than 1। तो उसका numerical value क्या हो जाएगा, greater than 1 हो जाएगा अगर it is price elastic। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो क्या बोल रहे हैं। बोला सपोज अ प्रोड्यूसर इज प्रिपेयर्ड टू सेल 200 क्विंटल्स ऑफ राइस एट अ प्राइस ऑफ 1000 रुपीज पर क्विंटल। यानी 1000 रुपया जब प्राइस था तो ही इज रेडी टू सप्लाई 200। नाउ इफ द प्राइस राइजेस टू 1200 पर क्विंटल, ही विशेस टू सप्लाई 300 क्विंटल्स ऑफ राइस। तो 1200 रुपया में 300 क्विंटल सप्लाई करने के लिए राजी। इलास्टिसिटी निकालो। चलो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना हुआ, 200 से बढ़ के 300 हो गया, यानी 100 बाई चेंज इन प्राइस कितना हो गया, 200, ठीक है, इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ओरिजिनल प्राइस था 1000 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी था मेरा 200, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला में लगाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ बचा 10/4। 10/4 का मतलब हो गया अपना 2.5। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ गया, 2.5। यानी सिंस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, इट इज प्राइस इलास्टिक, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज प्राइस इलास्टिक। क्लियर। कैसे कैलकुलेट करना है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना हुआ, 100 बाई चेंज इन प्राइस, प्राइस में 200 का चेंज आया, इनटू ओरिजिनल प्राइस 1000 बाई ओरिजिनल क्वांटिटी 200। सॉल्व किए 2.5 आया, ग्रेटर देन 1, हेंस इट इज प्राइस इलास्टिक, ठीक है। ये लोग का भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये लोग अपने फॉर्मूला से किया है, विल नॉट गेट कंफ्यूज। हम लोग अपने फॉर्मूला में लगा के निकाल चुके हैं 2.5। हेंस द सप्लाई ऑफ राइस इज प्राइस इलास्टिक। एग्जांपल 2 देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड इज 5। तो बता दिया है कि प्राइस इलास्टिसिटी 5 है, ठीक है। तो हम लोग 5 लिख लेते हैं। फिर बोल रहा है अ प्रोड्यूसर सेल्स 500 यूनिट्स ऑफ दिस गुड एट 5 पर यूनिट, हाउ मच विल he be willing to sell at 6 per unit। तो चेंज इन क्वांटिटी नहीं पता मुझे, तो इसको x मान लेते हैं एक बार। बाई चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस 5 रुपया से बढ़ के 6 रुपया हुआ, ठीक है, इनटू ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, 500, ठीक है। ये x का फिगर नहीं पता, कोई बात नहीं। 100, तो 5 6 30, 3000 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू 3000 हुआ, यानी पहले 500 यूनिट बेचता था, अभी 3500 यूनिट बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपना, 600 इंटू 5, 3000 आ गया x का वैल्यू। तो ये x क्या था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो चेंज तो यहाँ पर इंक्रीज होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा। तो ये 500 यूनिट जो आया, 500 यूनिट का पहले था, अभी 3000 और बढ़ गया। तो 3000 और बढ़ गया, मतलब नया वो कितना विलिंग टू सेल है, ही इज विलिंग टू सेल 3500 यूनिट, ठीक है। ये 3500 यूनिट यहाँ पे लोग सॉल्व नहीं किया, आई थिंक। जो भी अपने तो सॉल्व कर लिया, अपना 3500 आंसर आ। इज इट क्लियर। आई थिंक वी आर मिस्टेकन समवेयर, कहीं ना कहीं हम लोग से गलती हुआ है कैलकुलेशन में। एक बार चेक कर लेते हैं। इन लोग का आ रहा है 1000 यूनिट्स। दोबारा से चेक करते हैं। इलास्टिसिटी 5 है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन क्वांटिटी तो हमें पता नहीं। तो दोबारा एक बार अपने ट्राई करते हैं, अपना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 5, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को x मान लो, बाय चेंज इन प्राइस इज 1 इनटू ओरिजिनल प्राइस 5 बाय ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 500, ठीक है।
यहाँ पर आई थिंक हमने 6 लिख लिया था, ये कंफ्यूजन था। यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने 6 लिख लिया था, हमें लिखना था चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस 1 था नॉट 6। ये मिस्टेक हमने किया था, ये न्यू प्राइस लिख लिया था, जबकि चेंज इन प्राइस कितना है 1 रुपीज का। तो अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये आएगा 100, 100 इंटू 5 इज 500। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 500 आ गया, और पहले का 500 मिला के 1000 इज द न्यू यूनिट। क्लियर, अपना कुछ प्रोसेस राइट था, बस यहाँ पर क्या हुआ था, चेंज इन प्राइस में हम लोग को 1 लिखना था, बाय मिस्टेक हमने 6 लिख लिया था, तो इसको इग्नोर करना, दिस इज हाउ वी विल डू। तो अपना आंसर आ गया 1000 यूनिट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मेथड में, कि ज्योमेट्रिक मेथड कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड, इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। तो ज्योमेट्रिक मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी जो मेजर होता है कहाँ पर होता है, एट अ गिवन पॉइंट, एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे मेजर होता है ऑन सप्लाई कर्व। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज पॉइंट मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या, टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व इज टेकन। तो हम लोग क्या लेते हैं, ऐसा लेते हैं कुछ, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। Then a perpendicular is drawn from any point S in figure 5.12। अभी हम लोग देखेंगे फिगर 5.12 कहाँ पर है। तो एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर लिए, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट एस से एक परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट एस है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सो दैट इट इंटरसेक्ट एट Q0, ताकि वो कहाँ इंटरसेक्ट करे, Q0 पे। दिस गिव्स अस क्वांटिटी सप्लाइड। तो इससे हमें क्या मिल गया, क्वांटिटी सप्लाइड मिल गया OQ0 या 0Q0। Then the supply curve is extended leftward so that it intersects x-axis at point M। अब उसके बाद इस सप्लाई कर्व को हम एक्सटेंड करते हैं, इसी सप्लाई कर्व को पीछे की तरफ, ताकि वो इंटरसेक्ट करे पॉइंट M पे। This gives us horizontal segment MOQ। तो इससे हमें horizontal segment मिल जाता है, that is MOQ। ठीक है, सॉरी MOQ नहीं, MQO। ये हम लोग को horizontal segment मिल जाता है, MQO। Finally using the formula, फॉर्मूला क्या है, horizontal segment by quantity supplied। तो quantity supplied हो गया OQ0, horizontal segment हो गया MQ0। तो MQ0 divide by OQ0। Now since MQ0 is greater than OQ0, तो इसीलिए हम लोग का इलास्टिसिटी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। सिमिलरली अगर ये जो सप्लाई कर्व है इसको बैकवर्ड करते हुए ये एकदम ओरिजिन से आए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर क्या हो रहा है, MQ0 इज लेस देन OQ0, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। तो ये तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। ठीक है, तो क्या बता रहा है, फिगर 5.12 shows three straight line supply curve। In panel A, supply curve cuts the price axis in its positive range and also cuts the quantity axis at M in the negative range। ठीक है, price elasticity of supply is given by the ratio MQ0 by OQ0, that is horizontal segment divided by quantity supplied। horizontal segment हो गया ये पूरा, quantity supplied हो गया ये। So since this is greater than this, elasticity is greater than 1। So price elasticity of supply will be greater than 1 because the value of numerator is greater than the denominator। In panel B, the supply curve passes through the point of origin, so M coincides with the origin। So here MQ0 has become equal to OQ0। So the price elasticity of this curve at the point S is given by the ratio MQ0 by OQ0, which is equal to 1। Now coming to panel C of the figure, the supply curve intersect x-axis at point M in this positive range। So the price elasticity of supply curve at point S, यानी इस पॉइंट पे जो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी आएगा वो कितना आएगा, MQ0 by OQ0। तो इस बार ये छोटा है, ठीक है, is given by the ratio MQ0 by OQ0, hence elasticity is less than 1
because the value of numerator is less than the denominator. बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्लियर? तो अपने को समझ में आ गया. सो अगर ये पीछे की तरफ नेगेटिव रेंज में चला जाए तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ओरिजिन में रहे तो इक्वल टू 1, पॉजिटिव रेंज में आ जाए तो लेस देन 1. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. यानी इलास्टिसिटी अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, या तो ग्रेटर देन 1 पढ़े हैं, या लेस देन 1 पढ़े हैं, या इक्वल टू 1 पढ़े. अब हम लोग देखते हैं इन लोगों को नाम क्या होता है और उसका डिग्री क्या क्या होता है. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सबसे पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड डज नॉट चेंज एट ऑल. देखो इंपॉर्टेंट, when the quantity supplied does not change at all in response to change in the price. प्राइस कितना ही बढ़ा दो, सप्लाई को मैं नहीं बढ़ा सकता. कोहिनूर एक ही है पूरे वर्ल्ड में, आप कोई भी प्राइस लगा लो कोहिनूर का, सप्लाई फिक्स है, एक ही पीस है कोहिनूर, है ना, कोहिनूर का कॉपी नहीं हो सकता. तो सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स इज ऑफ दिस टाइप as their supply cannot change in response to change in price. तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक. आप कितना भी प्राइस लगा लो, सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता. ठीक है. So in such a case, supply curve becomes vertical or parallel to y-axis as shown in the figure 5.13. It clearly indicates that supply remains fixed at OS even when the price rises to OP1 or falls to OP2. प्राइस चाहे बढ़ के OP1 हो जाए या घट के OP2 हो जाए, चाहे वो प्राइस बढ़ जाए चाहे वो प्राइस घट जाए, सप्लाई इज फिक्स्ड. नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? The supply of a commodity is perfectly elastic when, ये अपना आंसर, when its supply changes, that is expands or contracts to any extent irrespective of change in price. प्राइस में कोई चेंज हो या ना हो सकता है प्राइस सेम रहे, पर अगर मैं जरूरत पड़ने पर प्राइस सप्लाई को जितना मन चाहूं उतना बढ़ा सकता हूं या जितना मन चाहूं उतना घटा सकता हूं. तो उसी प्राइस पे अगर सप्लाई को बढ़ाया या घटाया जा सकता है टू एनी एक्सटेंट, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक. दिस इज अगेन अ स्पेशल केस ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी. The commodity is supplied only at a particular price. This has been illustrated in the following supply schedule and also diagram. तो शेड्यूल में क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस 10 रुपया था, 10 रुपया में अगर चाहिए तो हम 15 यूनिट भी सप्लाई कर सकते हैं, 20 भी सप्लाई कर सकते हैं, 30 भी सप्लाई कर सकते हैं. यानी अगर ओरिजिनल सप्लाई 20 था, जरूरत पड़ने पे हम सप्लाई को कम भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे हम सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं. मेरे को प्राइस से कोई मतलब नहीं है. इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक. तो इसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ इस तरह से होगा, एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा. इससे क्या दिख रहा है? प्राइस यही रहेगा, आपको सप्लाई कितना चाहिए वो बताओ. मान लो ओरिजिनल सप्लाई ये वाला है, तो जरूरत पड़ने पे हम घटा के इतना भी कर सकते हैं, बढ़ा के इतना भी कर सकते हैं, जितना मेरा मन. So figure 5.14 represents the same situation. In it, supply curve is horizontal in shape. The sellers are willing to supply as much as they can at particular price, and nothing would be supplied at all at a slightly lower price. अगर प्राइस को थोड़ा सा भी कम कर दे तो फिर सप्लाई एकदम जीरो हो जाएगा. So the numerical value of elasticity of supply is infinity. तो यहाँ क्या हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गया? एकदम इंफिनिटी हो गया. यहाँ पर क्या था? जीरो था, यहाँ पर क्या है? इंफिनिटी. परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, और ये परफेक्टली इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है, ये पता होना चाहिए हम लोग. फिर आता है यूनिट इलास्टिक. यूनिट इलास्टिक तो पता है, इट इज इक्वल टू 1. So the supply of a commodity is said to be unit elastic when percentage change in supply is equal to percentage change in price. जैसे यहाँ पर देखो, प्राइस 10 से बढ़ के 15 हो गया, कितना हो गया? 50% इंक्रीज हो गया. 10 से 15 होना है, 50% इंक्रीज. सिमिलरली क्वांटिटी जो है वो 20 से बढ़ के 30 हो गया, यहाँ भी 50% इंक्रीज हुआ.
तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 50% ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50%, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये हो गया यूनिट इलास्टिक। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो। इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट बनेगा, 45 डिग्री से एकदम काटते हुए 90 को बाइसेक्ट करते हुए बनेगा। तो यहाँ पर जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही सप्लाई में चेंज आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक, जो हम लोग बात कर रहे थे लेस देन 1। तो यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। So when the percentage change in quantity supplied is less than the percentage change in price, supply will be less than 1. Elasticity as shown below. 10 से 20 हो गया प्राइस, यानी कितना बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया 100%, डबल हो गया, डबल यानी 100% बढ़ गया। पर क्वांटिटी सप्लाइड कितना बढ़ा, सिर्फ 50% बढ़ा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज 50% ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 100%। तो 50/100 करेंगे तो आएगा 1/2। तो ये क्या हो गया, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन होता है। अब एग्जाम में अगर आए तो हम लोग को ये चीज इसी तरह से टेबल बना के कैलकुलेट करके समझाना है। क्लास 12 के लेवल, बीकॉम के लेवल पे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए हम लोग को इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मोर देन यूनिट इलास्टिक, यानी यहाँ पर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, ग्राफ कैसे बनेगा वो चेक कर लेते हैं। पहला लेस देन 1 वाले का ग्राफ बनेगा जहां पर सप्लाई कर थोड़ा स्टीप है। देखो यहाँ ओरिजिन से नहीं आके यहाँ से आ रहा है, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन से आएगा तो लेस देन 1 होता है। तो प्राइस इतना बढ़ गया पर सप्लाई सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ा है, तो इसको स्टीप बनाएंगे। लेस देन 1 बनाना होगा तो स्टीप बनाएंगे। ठीक है, मोर देन 1 का क्या सिचुएशन। So when the percentage change in supply is greater than the percentage change in price, supply is said to be more than unit elastic. तो यहाँ पर प्राइस कितना हुआ, 50% बढ़ा। ठीक है, पर सप्लाई कितना हो गया, 20 से 40 यानी 100%। तो इस बार उल्टा हो गया, तो 100% हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस विच इज 50। तो 100/50 करेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ में हम लोग का जो कर्व बनेगा एकदम फ्लैट बनेगा, फ्लैट, यानी इसको अगर ओरिजिन ढूंढने जाए इस कर्व का तो ये पीछे में नेगेटिव में कहीं पर हम लोग को यहाँ पर मिलेगा। तो जब नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा होता है तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। जब पॉजिटिव से ऐसा कहीं स्टार्ट हो रहा होता है तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। और जब ओरिजिन से एकदम स्टार्ट हो रहा होता है तो इट इज इक्वल टू 1। तो ये तो हम लोग को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए जो हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड में सीखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है पांचों का, इसको पढ़ लेना अच्छा से। जो पढ़े उसी का एक समराइज बना दिया है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, लेस देन 1 लेस इनइलास्टिक, इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 हाईली इलास्टिक एंड इन्फिनिट यानी परफेक्टली इलास्टिक। इसका ग्राफ हम लोग को अच्छा से आना चाहिए और इसका कैलकुलेशंस हम लोग को एकदम अच्छा से आना चाहिए। तो ये वाले सेशन में हम लोग यहीं तक रखेंगे टिल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम कवर करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।